तो यही गुजारिश कि जब तक हमारा एहतजाज चल रहा हो वो आवाम का साथ देकर वो काम बंद करें, वहाँ से चले जाए। Pakistan Liberation Army alleges that China is a so-called partner in crime with Pakistan government. पिछले साल कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस सेंटर में धमाका होता है और उसके नतीजे में 3 चाइनीज़ मारे जाते हैं और उसको करने वाले कोई और नहीं, शेरी बलोच होती है जो कि BLA की एक खातून फाइटर होती हैं। BLA एक बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसके मुताबिक ये धमाका इसलिए किया गया ताकि चाइनीज़ बलोचिस्तान छोड़कर चले जाएं। ये है मौलाना हिदायतुर रहमान जो कि जमात इस्लामी के प्रोविंशियल सदर हैं और इसके अलावा 2021 में इन्होंने गवादर को हक दो तहरीक का आगाज़ किया था जिसके नतीजे में 2000 से ज़्यादा लोग गवादर के अंदर आ गए और ये तकरीबन 2 महीने जो कि बलूचिस्तान की हिस्ट्री में होने वाला सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था और ये प्रोटेस्ट किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। चाइनीज़ स्पोक्स पर्सन लेजेंड जाओ से जब चाइना के अंदर इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे फेक न्यूज़ करार दिया, जबकि 2 महीने बाद जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसी एहतजाज करने वालों के साथ मुज़ाकरात किए तो इमरान खान ने अपनी ट्वीट में इसे लेजिटिमेट डिमांड्स करार दिया। इन 2 मिसालों से ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि किस तरह बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज़ के ख़िलाफ़ एक नफ़रत मौजूद है और इन 2 मिसालों से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि 2 तरह की अप्रोच हैं जो चाइनीज़ के अगेंस्ट अपनाई गई हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बलूचिस्तान के लोगों के चाइनीज़ के साथ क्या मसाइल हैं, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान का आल वेदर अलाई समझा जाता है और हर जगह पे इसकी दोस्ती के चर्चे किए जाते हैं। इवन उन मामलात के अंदर भी इसमें चाइना ज़्यादती कर रहा होता है फिर भी पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की जाती है। फिर बलूचिस्तान के लोगों के क्या मसाइल हैं जो चाइना की वजह से जन्म लिए हैं और उसको कैसे हल किया जाए, आज की वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करें। आप सबको मालूम होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और इसके अलावा इसके आबादी सबसे कम है, इसलिए हमेशा से यहाँ पे ह्यूमन इंडेक्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और बाकी सर्विसेज जितने भी हैं वो बाकी सूबों के मुकाबले में हमेशा से कम रही हैं। और जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक 4 डिफरेंट वेव्स बलूचिस्तान इंसर्जेंसी की नज़र आ चुकी हैं। 1948 के अंदर फर्स्ट बलोच इंसर्जेंसी की वेव नज़र आई थी जब कलात के खान को ज़बरदस्ती पाकिस्तान के अंदर शामिल किया था और उसके बाद दूसरी वेव उसी का नतीजा थी 1958 के अंदर जब नेगोशिएशन दोबारा से हॉल्ट कर दी गई और इसकी तीसरी वेव में 1970s में देखने को मिली है जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। अगर आपने मेरा कंटेंट यहाँ तक देख लिया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा कंटेंट मज़ीद पहुँच सके। जो कि बख्शमरी की गवर्नमेंट थी उसको भुट्टो ने डिज़ोल्व कर दिया था, उसके बाद से एक वेव इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो 1980s के अंदर आगे काफ़ी इंटेंस हो गई थी। दैन उसके बाद हमें जो चौथी वेव देखने को मिलती है 2007-8 के अंदर जब बुक्टी के कत्ल के बाद वहाँ पर स्टार्ट हुई थी और चौथी वेव अभी भी चल रही है। और इन तमाम तंजीमों के अंदर काफ़ी सारे स्प्लिंटर बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जैसे कि BLA, BLF, बलूचिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऐसे बहुत से बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है बलूचिस्तान के अंदर आपको रेजिस्टेंस करते नज़र आते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी फोर्स के खिलाफ बल्कि लोकल पुलिस और लोकल FC इदारों के खिलाफ और इसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ भी। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके वो तमाम लेजिटिमेट रीज़न जो कि आपको नज़र आती हैं चाइना के आने की वजह से जन्म ली हैं। आप सबको तो मालूम ही होगा कि चाइना ने CPEC प्रोजेक्ट का आगाज़ 2013 में कर दिया था जो कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जिसके अंदर चाइना ने पाकिस्तान के अंदर $63 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स थे। इसमें जो मेन चीज़ थी वो रूट था जो चाइना की यिंजिक प्रोविंस से होता हुआ ग्वादर तक आएगा जिसका मकसद ना सिर्फ इंडियन ओशन में रसाई थी बल्कि इसके साथ साथ मलक्का स्टेट से जो चौक होल्ड है उससे भी बचने की कोशिश थी। अब ऐसा करने के लिए चाइनीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट फेज़ के अंदर, काफ़ी सारे रोड्स बनाए, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा हॉस्पिटल्स और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई। सबसे बड़ा मसला जो चाइनीज़ का नज़र आया वो ग्वादर के अंदर नज़र आया, वो इस तरह नज़र आया कि ग्वादर के अंदर नई कॉलोनीज़ बनाई गई। अब जैसे ही ग्वादर पोर्ट का आगाज़ हुआ, ग्वादर पोर्ट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई तो ग्वादर ऑलरेडी तौर पर मछुआरों का और आम फिशरमैन का इलाका था जहाँ पे फिशरमैन अपने रोज़ी रोटी गुजारा करते थे। तो जैसे ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई तो इलीगल ट्रॉलर जो है वो चाइनीज़ की तरफ से नज़र आए। ट्रॉलर मॉडर्न किस्म के एक फ़िश कैप्चरिंग व्हीकल्स होते हैं जो कि एक चक्कर में इतनी मछलियाँ पकड़ रहता है कि वहाँ के मछुआरे को मछली पकड़ने के लिए कुछ जगह नहीं बचती। उसके बाद जो वहाँ की लोकल आबादी थी वो ना ही एजुकेटेड थी और ना ही इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उन्हें मैनुअल वर्किंग के लिए रखा गया और उनकी रेजिडेंस आहिस्ता आहिस्ता स्लम बनती गई और ना तो वहाँ पर बेसिक एजुकेशन ना ही वहाँ पर जो है वो पानी और बिजली की रसाई मिलती रही। तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हिदायतुर रहमान जो कि जमात इस्लामी के लोकल लीडर हैं उनकी लीडरशिप में बाहर निकला है और तकरीबन 2 महीने तक यह एहतजाज चला। प्रोटेस्ट के अंदर मासी जैनी का रोल भी काफ़ी नज़र आता है। मासी जैनी 70 से 80 साल बुढ़िया थी जो कि ना पढ़ सकती थी ना लिख सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 1000 से 2000 के करीब औरतों को इकट्ठा किया और प्रोटेस्ट किया चाइनीज़ ट्रॉलर और चाइनीज़ चेकिंग और इन तमाम चीज़ों के खिलाफ जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही थी। याद में जो मांगे थी वो बिल्कुल बेसिक थी, यानी कि हमें एजुकेशन दी जाए, हमें पानी, बिजली और बाकी बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं वो दी जाए। इसके अलावा जो इलीगल चाइनीज़ ट्रॉलर हैं जो वहाँ पे नज़र आते हैं, जिसको बाद में इमरान खान ने भी माना
कि ये डिमांड इंतहाई लीजिटिमेट है, उनको रिमूव कर दिया जाए या उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। जब ट्रॉलर वहाँ फ़िशिंग करते हैं तो फिशरमैन के लिए कोई फ़िश बचती नहीं है। इसके अलावा माइनिंग एक बड़ी रीज़न नज़र आती है चाइना से हेट करने की। रिसेंटली सैंडे का जो प्रोजेक्ट है वो चाइनीज़ माइनिंग कंपनी ने लिया हुआ है। इसके अलावा गवादर की लीज़ भी चाइना ने ही ली हुई है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2002 से 2017 तक सैंडक ने तकरीबन $2 बिलियन का प्रॉफिट बनाया है। बलूचिस्तान के लोग फील करते हैं कि चाइनीज़ उनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और उनकी माइनिंग के रिसोर्सेज जो है वो वहाँ से लेके जा रहा है। और बहुत सारी जगह पर अनइक्वल वेजेस भी नज़र आई हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट के अंदर जब चाइनीज़ वर्कर को उनकी अपनी करेंसी के अंदर पे किया जाता था, जो कि आम करेंसी से ज़्यादा वैल्यू रखता है, और उनकी पेज एक आम लोकल से ज़्यादा थी। इसके अलावा लोकल से डिफरेंट सलूक और चाइनीज़ वर्कर से डिफरेंट सलूक भी देखने को नज़र आया। इसकी वजह से वहाँ की लोकल आबादी के अंदर भी एक नफरत पैदा हुई। दैन उसके अलावा रिलेटिव पॉवर्टी और रिलेटिव एजुकेशन की कमी भी एक बड़ी रीज़न है। जैसा कि पंजाब के अंदर आप लिटरेसी रेट देखते हैं तो वो 65 से 70% है, जबकि बलूचिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 40 से 45% है। इससे कमतरी नफरत के अंदर ट्रांसलेट होकर चाइनीज़ के ऊपर ही उतरता है, क्योंकि वो समझते हैं कि चाइनीज़ के थ्रू ही इस्लामाबाद उनके रिसोर्सेज को लूट रहा है। फिर उसके अलावा इन्वायरमेंटल कंसर्न भी हमें काफ़ी जगह पर नज़र आता है। मिसाल के तौर पर रिसेंटली चाइना ने अपने 2 कोल प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर रोक दिए, क्योंकि उसकी वजह से जो कोल कंजम्पशन थी और कार्बन इमिशन थी वो बहुत ज़्यादा थी और वह इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं थे। फिर एक और बड़ा रीज़न जो है वो डेमोक्रेटिक शिफ्ट नज़र आता है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर, खासतौर पर गवादर के अंदर, बाकी सूबों के रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और लोकल जो बलोच आबादी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। और उन्हें लगता है कि ये कोई प्लॉट है जिसकी वजह से उनकी आबादी कम कर दी जाएगी और यहाँ पर बाहर से रहने आने वाले लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे आके, जिसकी वजह से उनके लोकल कल्चर और लोकल पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और उसके अलावा चाइनीज़ के मिलिट्री एम्बिशंस की वजह से भी बहुत सारे लोकल लोग जो हैं वो परेशान नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के अंदर 2 एयरबेसेस चाइना के हवाले कर दी गई हैं। फिर दफ़ा अमेरिका की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा चुका है कि गवादर को हो सकता है कि ये नेवी बेस के तौर पर इस्तेमाल करें, गवादर को आने वाले दिनों के अंदर मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वजह से रीजन के अंदर एक नई वॉरफेयर जो है वो स्टार्ट हो सकती है या लोकल आबादी को उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। सो अब हम एनालाइज़ करते हैं इन तमाम अप्रोचेज़ को 2 डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बेस रखकर। पहली अप्रोच तो डेमोक्रेटिक अप्रोच है, जिसके ऊपर सामने रख कर जो बेसिक एजुकेशन है, जो बेसिक पे है, इसके अलावा जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, तो अगर लोकल को इसके अंदर से हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं होगा और एवेंचुअली उसके तबाह होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। ये बात तो तय है। इसलिए हमें जो चीज़ें गवादर के नज़र आती है कि वहाँ पे बेसिक एजुकेशन के लिए एहतजाज हो रहा है, जब बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए एहतजाज हो रहा है, तो वो काफ़ी हद तक लेजिटिमेट है। और इन तमाम चीज़ों को और इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग और चाइनीज़ को भी देखना चाहिए कि आखिर वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो लोगों के अंदर ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो पा रही। ये बात तो तय है कि CPEC की वजह से तकरीबन 70 से 1 लाख के करीब नौकरियां जो है वो जनरेट हुई हैं और बलूचिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। लेकिन वो जो एक थ्रेश होल्ड है उसको क्रॉस करना ज़रूरी है ताकि लोगों के दरमियान जो है वो एतमाद बहाल रखा जा सके। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के अंदर एक बनने वाली यूनिवर्सिटी और वहाँ पर बनने वाला हॉस्पिटल चाइना ने ही बनाया है और ऐसी डेवलपमेंट मज़ीद होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद एक लेजिटिमेट डिमांड को प्रोपेगेंडा कहकर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चुप करवा देना भी किसी चीज़ का हक नहीं है। अब हम डील करते हैं सेपरेटिस्ट क्वेश्चन के साथ। तो बहुत सारे लोगों ने शहरी बलोच का जो टेररिस्ट धमाका था उसको भी कोई रेवोल्यूशनरी एक्ट बनाने की कोशिश की थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखा जाए तो बलोच सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट ना सिर्फ चाइनीज़ बल्कि इसके अलावा जो लोकल पश्तून आबादी है उसको भी निशाना बनाते नज़र आती है। फिर उसके अलावा काफ़ी जगह पर उन्होंने पंजाब के मज़दूरों को भी निशाना बनाया है। फिर उसके अलावा इनकी आपस के दरमियान भी लड़ाइयाँ होती रही हैं इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि इन्हें फंडिंग मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप चारों इंसर्जेंसीज़ देखते हैं तो आपको तमाम के तमाम ट्राइबल नज़र आती हैं, इनमें से कोई भी एक लोकल अपराइजिंग नज़र नहीं आती है। मिसाल के तौर पर 1970s के अंदर होने वाली जो स्ट्रगल थी वो मरी ट्राइब की तरफ से नज़र आती है। फिर 2007-2008 में होने वाली जो स्ट्रगल है वो बुक्टी की तरफ से नज़र आती है। इसके अलावा लोकल अपराइजिंग हमें जो है वो काफ़ी हद तक नज़र नहीं आती है और ना ही मिडिल क्लास तबका जो है वो आपको सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ की तरफ जाता नज़र आता है। तो इसलिए इसका जवाब यही है कि आप मिडिल क्लास जब तक वहाँ पे जनरेट नहीं करेंगे तब तक बलूचिस्तान का मसला जो है वो हल होने वाला नहीं है और वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। और उसका हल सिर्फ एक ही नतीजे में है कि इसलिए जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जब भी धमाका करते हैं तो उनके गोल इंतहाई एथनिक होते हैं और उनका गोल कभी भी वहाँ के लोकल को फ़ायदा पहुँचाना नहीं होता है। इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि सेपरेटिस्ट डिमांड को और जो आम लोगों की डिमांड्स हैं उनके दरमियान एक स्टिफ लाइन जो है वो ड्रॉ की जाए और ये जो ग्रे जोन है इसको ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को एक लेजिटिमेट डिमांड जो है वो पहुंची जा सके। और चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी जितनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ की प्रायोरिटी वहाँ के लोगों को ही मिलनी चाहिए, ना कि बाहर के लोगों को मिलनी चाहिए। तो इस तरह ये 2 डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है और एक टेररिस्ट अप्रोच है और दोनों के दरमियान एक स्टिफ लाइन बना देनी चाहिए ताकि जो सुनने वाले लोग हैं वो उसको कन्फ्यूज़ ना करें।